नमस्कार जी, मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड इमिग्रेशन से। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मैक्सिमम एज ऑस्ट्रेलिया वीज़ास की क्या हो सकती है। बेशक स्टूडेंट सिंगल अप्लाई करे, स्पाउस अप्लाई करे, मैक्सिमम एज किस तरीके तक वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से। हाँ, हो सकता है मार्केट में किसी ने ज़्यादा एज के भी दिए हों, आई डोंट नो, और ना मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि लाइक एज का कोई ऐसा सच बैरियर नहीं होता स्टडी के लिए। बट फिर भी अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैक्सिमम मैंने कितनी एज का वीज़ा दिया है, किस तरीके वीज़ा दिए हैं, और क्या क्या चीज़ों का आप ध्यान दीजिए जिसमें आपका सक्सेसफुल ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा एज में भी हस्बैंड वाइफ इवन बच्चों के साथ कैसे वीज़ा लगवा सकते हो आप। तो फर्स्ट चीज़ जो टॉपिक सब फर्स्ट पॉइंट मैं आपको से डिस्कस करूंगा दैट इज़ एज। कि मैक्सिमम एज जो मैंने वीज़ा दिए हैं अराउंड 37.5 ईयर्स की एज का, यानी कि 37.5 साल की एज का हमने वीज़ा जो है लिया है, जिसमें हस्बैंड वाइफ बच्चे तक का हमने इकट्ठों का वीज़ा लिया है। तो ये मेरी मैक्सिमम लिमिट है जहाँ तक मैं गया हूँ। अब एज ज़्यादा होने से ये मतलब नहीं है कि केस जैसा मर्जी हो, आपके परसेंटेज कम हो, गैप हो, ये हो वो सब चल जाएगा, नो। हर चीज़ में इसमें इसमें काफ़ी चीज़ों का जो बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स जो जो कि हैं, पहला एज क्या है, फिर एजुकेशन का पॉइंट आ गया कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए, फिर आईएचपीटी क्या होना चाहिए आपका, फिर गैप में आप क्या दिखा रहे हो जो एक्सेप्टेबल होगा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, जो बच्चे हैं आपके कितने साल तक के जो हैं वो सारे जा सकते हैं आपके साथ में इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा, और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो खासकर ज़्यादा एज वालों के लिए। एज का जैसे मैंने आपको बताया कि 37.5 साल तक की मैंने एज के वीज़ा दिए हैं, बट अगर आप 40 ईयर्स या उससे नीचे हैं तो आप मेरे पास अप्लाई कर सकते हैं, आई कैन अप्लाई फॉर योर वीज़ा, अगर आप बाकी क्राइटेरिया जो हम मीट करते हैं। सेकंड क्राइटेरिया आ गया एजुकेशन का। एजुकेशन जो है कम से कम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर्स करी हुई है उसके बाद वो भी सूटेबल है, अगर बैचलर ऑफ एजुकेशन वगैरह आगे की हुई है वो भी सूटेबल है। तो परसेंटेज जो है अगर आपकी 60% ओवरऑल सभी डिग्रीज में हैं तो ज़्यादातर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट मास्टर्स में आपकी कम भी है या फिर बीएड में भी कम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बैचलर डिग्री में आपकी अच्छी होनी चाहिए, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बीएड अगर आपने करी है तो हाँ, मास्टर ऑफ एजुकेशन का अगर कोर्स में आप जा रहे हो तो बीएड के बाद अगर बीएड में 60% नंबर है तो भी आपके सूटेबल बनता है। बट जिस क्वालिफिकेशन के बेस पे हमने आगे मास्टर्स लेनी है उसमें आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपके 60% मार्क्स जो हैं होने चाहिए। फिर आ गया तीसरा जो पॉइंट है आइट्स या पीटी का। तो जो आइट्स है आपके 6.5 नॉट लेस देन 6 होनी चाहिए। अगर पीटी है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपका पीटी जो है हायर एंड पे हो, तो 64 नॉट लेस देन, अगर 60 है तो ज़्यादा अच्छी बात है, या फिर 62 ओवरऑल है, 54 से कम नहीं है तो भी कई यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, बट वो सारा केस टू केस बेसिस पे है। अगर आपका हाई पीटी है, हाई पीटी 62 64 को मैं मानता हूँ, और 57 56 से कम नहीं है, तो ये अच्छे पीटीज में आता है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट कर देती हैं, क्योंकि ज़्यादा एज को, एक मेच्योर एज स्टूडेंट को हर कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अगर आइट्स कर रहे हैं तो नो इशू, 6.5 नॉट लेस देन 6। पीटी में वेरी करता है हर यूनिवर्सिटी का, अब जो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगी उसकी पीटी की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंगली केस देखा जाएगा। फिर आगे पॉइंट आ गया कि गैप। गैप आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं जी मेरे तो 12 साल हो गए जी, मेरी ग्रेजुएशन हुई, मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया, नहीं, ऐसे नहीं एक्सेप्ट होगा। कम से कम आपका, अगर आपका बहुत ज़्यादा गैप है तो कम से कम 1.5 से 2 साल की सैलरी आपकी अकाउंट में आनी चाहिए। अगर आपका कम गैप है, लाइक 2 या 3 साल का गैप है, तो कम से कम आपकी 5 या 6 महीने की सैलरी आपकी अकाउंट में आनी चाहिए। अगर आप कहते हो जी 12 साल मैंने कुछ नहीं किया और फ्री में बैठे हैं जी, और उसके बाद जस्टिफाई करके आप लगा दें, मुश्किल होगा केस, क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटी से निकालना मुश्किल है। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट थोड़ा टाइम लगेगा, उसको मुश्किल होगा, उसको यानी कि केस को सारे को ठीक करके अप्लाई किया जा सकता है ऐसा केस। लेकिन जहाँ आपकी अच्छी कहीं जॉब है, कहीं बैंक में कर रहे हो, किसी कंपनी में कर रहे हो, सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, और लेजिटिमेट कंपनीज में आपने काम किया है, काफ़ी हमारे पास मेच्योर एज के स्टूडेंट्स आते हैं
जो कि 30-35 प्लस में हैं, और किसी ने बैंक में जॉब करी है, किसी ने इंश्योरेंस कंपनी में करी है, किसी ने कोई कोई मल्टीनेशनल्स में करी है, किसी आईटी कंपनी में करी है, या किसी ने मार्केटिंग की जॉब करी है, सेल्स की जॉब करी है, सब एक्सेप्टेबल है, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, अब जैसे आपने बैंक में करी है जी, किसी मैनेजर लेवल पे, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आप एमबीए कर सकते हो, सेल्स में करी है तो भी आप एमबीए कर सकते हो, कोई आईटी में काम करिए आईटी में कर सकते हो, इंजीनियरिंग में किसी फील्ड में करिए मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो फील्ड की कोई कमी नहीं है, किसी भी तरीके का आपने जी बीएससी करके आपने वर्क एक्सपीरियंस आपका स्टाफ नर्स का मास्टर्स करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, मास्टर्स अवेलेबल है। तो हर चीज़ के लिए अलग डिग्री अवेलेबल है, बट आपका जो, या तो वो लास्ट पढ़ाई के साथ आपके रेलेवेंट हो, या आपकी वर्क एक्सपीरियंस के साथ रेलेवेंट हो। और आपके इस केस में जहाँ पे आपका गैप ज़्यादा, नेचुरली बात आपका 10 या उससे ज़्यादा साल की आपकी ग्रेजुएशन के बाद का गैप होगा, तो ऐसे केसेस में इट्स बेटर कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आगे आगे मास्टर दी जाए, क्योंकि वो जस्टिफाई करेगा कि आपने ये वर्क एक्सपीरियंस है, तो इसी फील्ड में ही आगे आपने तरक्की करने के लिए आपने ये डिग्री चूज़ की है जो आप पढ़ने जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में। और ये खैर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूँ, बट आप अगर कनाडा करना चाहते हैं, यूके करना चाहते हैं, यूएस करना चाहते हैं, उसमें भी ये सारे सारे रूल्स जो हैं एप्लीकेबल रहेंगे, वेदर यू वांट टू अप्लाई इन एनी कंट्री, और ये सारी चीज़ें सूटेबल हैं सभी कंट्रीज़ के लिए। फिर आपकी बात आ गई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में इतना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का मैटर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख के आपको फंड चाहिए होंगे। एजुकेशन लोन दिखा सकते हैं, अगर आपके पुराने फंड्स हैं 3 महीने पुराने हैं वो चल जाएंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चल जाएगा, पर्सनल लोन चल जाएगा, कोई गोल्ड लोन चल जाएगा, लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट वो भी एक्सेप्टेबल है। तो ये सारे तरीके के फंड्स दिखा सकते हैं। ज़्यादातर जो मेच्योर एजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास सेविंग्स होती है, या उनके पास इतना लाइक उनका जो केस है इतना फाइनेंशियली आईटीआर्स के साथ सब कुछ स्ट्रॉन्ग होता है कि उनको लोन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, ऐसे केस में लोन ले देंगे तो बहुत अच्छी बात, आपका केस स्ट्रॉन्ग रहेगा। नहीं तो आप फंड्स अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको दिखाने में तो ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको प्लान आउट करके दे सकते हैं कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल आपके दिखा के सक्सेसफुली वीज़ा दे सकते हो। इसके अलावा बात आ गई जी बच्चों की, कि बच्चे आपने अगर इकट्ठे अप्लाई करना चाहते हो तो क्या सूटेबिलिटी बनती है। अगर आपका बच्चा 5 साल से कम है, मैं कहूँगा 4.5 साल की रेंज का बच्चा है आज की डेट में, और अप्लाई करना चाहते हैं अभी, तो आप इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं। 4.5 साल के बच्चे या उसके कम बच्चे, 1 2 3 बच्चे भी आप इकट्ठे अप्लाई करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बच्चा आपका 5 साल से ज़्यादा का है तो आपको वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जब एडमिशन अप्लाई करोगे, वीज़ा ग्रांट के लिए एप्लीकेशन जाएगी, तो आपको बच्चे की एडमिशन करवानी पड़ेगी स्कूल में एज़ पर देयर एज, और साथ में आपको सीओई भी देनी पड़ेगी। तो जब उसकी बच्चे की ऑफर लेटर आएगी, सीओई आएगी, वो अटैच करोगे तो आपका इकट्ठों का वीज़ा लगेगा, नहीं तो आपका वीज़ा होल्ड पे रहेगा। तो ऐसे केस में या तो आप बच्चे का ना अप्लाई कीजिए या उनका बाद में अप्लाई कर दीजिए, अगर आप इकट्ठे नहीं करना चाहते। और जो बच्चे की एडमिशन करवानी है आपने, उसकी सीओई देनी है, सब कुछ देनी, इट्स नॉट ए ईजी जॉब। हमारी कंपनी में ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस है, हम करवा सकते हैं, ये चीज़ें पॉसिबल हैं, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल इकट्ठे अप्लाई करने में, बट उसमें खर्चा काफ़ी आ जाता है। तो आपको जो बच्चे की एडमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी फ़ीस भरनी पड़ेगी, आप सोच के चलिए कि कम से कम जो फ़ीस आपकी आएगी वो 12-14 हज़ार डॉलर की रेंज की आएगी, 1 साल की फ़ीस बच्चे की ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाने की स्कूल में। क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन बच्चों की नहीं है। तो अब बेशक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो उसका खर्चा और सारा जो बच्चे को मैनेज करने का खर्चा, अगर आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हो, वो संभाल सकते हो, तो ही बच्चे को साथ में अप्लाई करने का पंगा लीजिए। अदरवाइज़ आप बाद में बुला सकते हो बच्चे को, जब आपका वीज़ा आ गया उसके बाद, जब आप थोड़ा सेटल हो जाए ऑस्ट्रेलिया में आगे, तो कर सकते हो। या फिर तब कर सकते हो जब आपका लाइक अप्लाई हो गया, पीआर अप्लाई होगी या पीआर ग्रांट होगी, तो इकट्ठे का बच्चे को भी साथ में उसमें आप इंक्लूड करके बच्चे का भी साथ में वीज़ा दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को कल को आप नहीं बुला सकते, पॉसिबल क्वाइट है, बट जो एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे उसमें बच्चे की आपको साथ में अप्लाई करना पड़ेगा कि जो बच्चा जो जो आप मेंशन करना पड़ेगा कि आप बच्चा ज़रूर आपके हैं, 1 या 2 या 3 बच्चे हैं जिनका आप साथ में अप्लाई कर रहे हो, जिनका नहीं अप्लाई कर रहे, तो आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि ये बच्चे आपके हैं बट वो अप्लाई नहीं कर रहे, ताकि कल को आपको जब उनको बुलाना हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने मेंशन नहीं किया आपकी एप्लीकेशन में कि आपके बच्चे हैं, या गलती से छूट गया, या कोई प्रॉब्लम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई, कम्युनिकेशन रह गया आपका एजेंट के साथ, तो आपको कल को बहुत तगड़ी मुसीबत होने वाली है। क्योंकि
पहली बात, आपका वीज़ा रिस्क पे हो जाएगा क्योंकि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है बिना अपना वीज़ा अप्लाई कराए। दूसरी बात, आपके बच्चे को इंक्लूड करना मुश्किल हो जाएगा कि कल को आप इंक्लूड करोगे तो उन्होंने कहना है कि आपका बच्चा नहीं था, आपने पहले तो मेंशन नहीं किया, तो अब कैसे मेंशन करेंगे। तो ऐसी चीज़ों में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यही चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो अपना वीज़ा अप्लाई करें तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ अप्लाई करें। खासकर आपका अगर किसी भी कंट्री की आपकी रिजेक्शन है इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ज़रूर मेंशन कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया के पास अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का पहला रिफ्यूज़ल है तो वो रिकॉर्ड उनके पास है ही है, तो वो छुपाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और बाकी किसी भी कंट्री का आपकी जितनी मर्जी रिफ्यूज़ल्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑस्ट्रेलिया में, बट मेंशन करना ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज़ देखनी है कि आपका ऑस्ट्रेलिया में केस जो वीज़ा एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती, इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंट्री के रिजेक्टेड हो या नहीं हो। हाँ, ये चीज़ से ज़रूर पड़ता है कि आपकी रिजेक्शन है और आपने बताया नहीं, वो लाइक इन्फॉर्मेशन हाइड करने वाली बात आ जाती है। तो उसमें ये देखा जाता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन नहीं हो क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप छुपा रहे हो अपनी बातें। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका वीज़ा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए एज़ पर योर डॉक्यूमेंट्स, वो अलग चीज़ है। बट अगर आप इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहे हो और उनको पता लगता है तो आपका वीज़ा कल को भी कैंसिल हो सकता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये केस बाय केस बेसिस की होती है। आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने एज की, एजुकेशन की, आईएसपीटी की, गैप की, फाइनेंशियल्स की, बच्चों की और सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी चाहिए वो चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। बट इंडिविजुअल केसेस केस टू केस बेसिस भी होते हैं। कई बार आपको लगता है कि ये केस तो मेरा बहुत आसान है, लग ही जाएगा, हो सकता है ना लग सकता हो। और कई बार क्या सकता है, मेरा तो वीज़ा लग ही नहीं सकता जी, जो मर्जी हो जाए, बहुत मुश्किल है, बट हो सकता है आपका लग सकता हो। तो ये देयर इज़ केस टू केस बेसिस सिनेरियो इन ईच एंड एवरी केस। तो आप अपना केस आके डिस्कस कीजिए, मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, मोस्ट मोस्ट वेलकम। तो अपना केस डिस्कस कीजिए, तो अपनी एज को रिस्ट्रिक्शन ना रखिए कि आपकी इतनी एज हो चुकी है आप नहीं जा सकते, नहीं। 40 साल या उससे कम की एज है, आपकी केस ओवरऑल अच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे जो मेच्योर स्टूडेंट्स को एडमिशन देती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और टेक्निकली इट्स ऑलवेज गुड कि आप पहले बैचलर कर रहे हैं, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है आपका, लंबा वर्क एक्सपीरियंस, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद मास्टर करने जा रहे हैं। दुनिया भर की यूनिवर्सिटी, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और भी कंट्रीज में, जो मेच्योर स्टूडेंट्स को देते हैं। क्योंकि आपका करियर है, आपका एक 8-10 साल यानी कि वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपका करियर कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो अगर उस टाइम पे आप मास्टर्स, खासकर एमबीए वगैरह या कोई भी टेक्निकल फर्स्ट फर्दर मास्टर्स में जाना चाहते हैं और वो पढ़ के आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के अगर आप ये दिखाते हैं कि ये पढ़ने के बाद मुझे ये बेनिफिट है, इंडिया में आके मुझे ये जॉब्स की लाइक तरक्की मिल जाएगी, ज़्यादा मेरे को सैलरी मिल जाएगी, ज़्यादा अच्छी कंपनी में जॉब कर पाऊँगा, तो वो आपके वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लाइक सूटेबिलिटी बनती है और एक उस तरीके से वीज़ा जो है आराम से लिया जा सकता है। अभी भी रिसेंटली भी हमने अराउंड 35-36 साल की एज के वीज़ा दिए हैं, अभी ये जो जुलाई अगस्त इनटेक की मैं बात कर रहा हूँ 2023। तो ये नहीं है कि ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है, ये न्यू इन्फॉर्मेशन है। जो रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस हमारा रहा है इस चीज़ में, उसकी लाइक मैं उसका लाइक इंफॉर्मेशन उसके एक्सपीरियंस से ही आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें सारी पॉसिबल हैं और आप वीज़ा ले सकते हैं। बट इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ गुड कंसल्टेंट विद यू, हैविंग अ गुड यूनिवर्सिटी विद यू एंड हैविंग गुड पेपर वर्क विद यू। जब आप अप्लाई करें, अच्छा कंसल्टेंट चूज़ करें, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करें और अच्छे डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप वेरी ईजिली, आप आसानी से अपना जो है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो है इंक्लूडिंग योर वाइफ, योर हस्बैंड, योर चिल्ड्रन, आप इकट्ठों का वीज़ा अप्लाई करके दे सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ज़रूर आप इस वीडियो को के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लाइक लिख सकते हैं, कोई व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए और केस अपना डिटेल में, अपना पर्सनलाइज केस अपना डिटेल में मेरे साथ डिस्कस करने के लिए हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में काफ़ी ऑफिस हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमारा ऑफिस सिडनी में है, पैरामेटा में। तो आप कहीं पे भी विजिट कर सकते हैं, अपना केस डिस्कस कर सकते हैं और अपना जो है वीज़ा जो ऑस्ट्रेलिया का सक्सेसफुली ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।